आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग संपूर्ण इतिहास की अपनी अगली क्लास के साथ बढ़ेंगे आगे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको तो रोज मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्यों न दे रहे हों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है सिलेक्शन के लिए। और पीछे जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, आपने देखा है कि सभी पेपर में एनसीईआरटी से सवाल कई सारे पूछे गए हैं। मेरे साथियों, अपने इतिहास की इस क्लास के अंतर्गत, जिसमें हम प्रैक्टिस नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस तो डेली हम लोग लाइव करते हैं। तो मेरे भाई, अगर हम आज अपनी इस 5वीं क्लास के बारे में बात करें, धीरे धीरे हम लोग 5वीं क्लास तक आ गए और 5वीं क्लास में आज हम इतिहास का परिचय समाप्त कर देंगे। ये पांचों क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सीक्वेंस, इसको एक बार दो बार आप देखिएगा, अपने हिसाब से जरूर चीजों का नोट्स बना लीजिएगा। मेरे भाई, अगर हम सेशन को शुरू करें उससे पहले एक बार जस्ट रिकॉल करिए, अगर आपने ईमानदारी से चौथी क्लास को पूरा देखा होगा। और जब मैं पूछ रहा हूँ चौथी क्लास, तो आपका मन में तुरंत आना चाहिए, हाँ हाँ सर, चौथी क्लास में आपने क्या बताया था? पूरे के पूरे जो भारत का इतिहास, उसका विभाजन हमने समझाया था कि भाई प्रागैतिहासिक काल क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इन तीनों का हमने विधिवत विभाजन किया था। सारे के सारे राजवंशों को आपको समझाया था कि कौन किसके बाद आएगा। उससे इतिहास की क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस को आप समझ पाए होंगे कि कौन सा किस वंश के बाद आएगा। उससे फायदा आपको पूरे इतिहास को समझने में होगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में होगा, और जहां जरूरी चीजें उनको याद रखने और ट्रिक बनाने में भी उसकी हेल्प आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं, पूरा विभाजन के बाद में हमने क्या कराया था, जो हमारे महत्वपूर्ण नगर, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो महत्वपूर्ण नगरों और उनकी स्थापना से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट हमने आपको दे दी है, समझा दी है। इसके अलावा हमारे जो महान व्यक्तित्व हैं, उन महान व्यक्तित्व के कुछ उपनाम हैं, वो सारे उपनाम क्या होंगे वो भी हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। इसके अलावा माय डियर, हमारे बहुत सारे जो महापुरुष हैं, उनके बचपन के जो कुछ नाम थे, उसके बारे में भी हमने आपके साथ में चर्चा किया था। तो पिछले लेक्चर को आपने एक बार रिवाइज किया होगा। अब आइए आज के सेशन को शुरू करें। आज का ये जो सेशन होगा अपने आप में बिल्कुल अलग और बेहतरीन होगा। पूरा प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक भारत तक जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, वो सारे महत्वपूर्ण युद्ध कब हुए हैं, किन किन के बीच हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें सफलता अर्थात उसका विजेता कौन रहा है, ये पूरा हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यही चीजें सोचिए, जब हम क्लास करते समय बहुत ही डिटेल व्यापक स्तर पर पढ़ाएंगे, उन युद्धों का नाम आएगा, वो शासक आएंगे, वो कारण आएगा, वो प्रभाव आएगा, वो परिस्थितियां होंगी जिनमें वो युद्ध लड़े गए। तो वो उससे क्या होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से तैयार होती चली जाएंगी। तो मेरे भाई, आप लोग सेशन के नीचे, आप सभी देखते हो तो इतने बहुत सारे लोग देखते हो, लेकिन थोड़ा सा कमेंट आप कम करते हो। कमेंट जरूर करिए, एक ईमानदार कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको प्रयास कैसा लग रहा है। और जो सेशन चल रहा है उसमें अगर आपको कोई सलाह हो, आपकी सुझाव हो, तो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस के लिए पढ़ाई भी जरूरी है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई भी प्रैक्टिस भी। पढ़ाई से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी और प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो शुरू करें आज के सेशन को। आइए शुरुआत करते हैं। और अपने इस 5वें लेक्चर के अंतर्गत अब आप लोगों का, आप अपने जितनी आपके जरूरतमंद साथी हैं उन तक सेशन को जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। क्योंकि हमने देखा है कि एनसीईआरटी को लेके आप लोग बहुत परेशान हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे हमारे कोचिंग वाले विद्वान साथी हैं जो एनसीईआरटी बैच के नाम पे आपसे ठीक ठाक पैसे ले लेंगे। तो मेरे भाई, यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है, उन लोगों से बेहतरीन क्लास होनी है, और साथ ही साथ उतने ही सिस्टमैटिक तरीके से जितना कि आप कहीं पैसे दे के पढ़ते हो, उतनी ही जिम्मेदारी से पीडीएफ मिलेगा, क्लास आपको मिलेगी। तो फिर कहीं क्यों जाना। आपके जो साथी इधर उधर परेशान हैं, आप उनको शेयर कर दोगे तो कम से कम उनकी जो जरूरतें वो पूरी हो जाएंगी। खासतौर पे हमारा जो भी साथी भाई बहन नया शुरू कर रहा है, उसको एनसीईआरटी को लेके मैं देखता हूँ बहुत चिंतित रहता है। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी क्लास के नाम पर आपके साथ क्या कर रहे हैं आपको पता है, तो आपको उनको बता दीजिए कि भाई यह एनसीईआरटी की प्रैक्टिस भी हो चुकी है, फिर हो जाएगी, और एनसीईआरटी वाली क्लास भी आपकी चल रही है। एनसीईआरटी क्लास खत्म हो जाएगी तो प्रॉपर एक ब्रॉड लेवल पर बुक्स के स्तर की तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। प्रैक्टिस का उनको टाइम बता दीजिए, शाम को 7 बजे कीर्तिमान एकेडमी पर आके प्रैक्टिस करें असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की, और कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर रात 10:15 बजे आकर के वो टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी करना। तो जब सब कुछ यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बस दिक्कत किस बात की। गुरुदक्षिणा के नाम पर अपने जरूरतमंद साथियों तक आप पहुंचा दीजिए, वो भी पढ़ें,
वो भी पढ़ें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पहले आपसे कह चुके हैं कि जितने भी आज महत्वपूर्ण युद्ध हैं एक नहीं छोड़ेंगे, संक्षेप में उनको बताते हुए आगे लेकर के आपको आ जाएंगे। कुछ युद्धों की यहाँ पे तारीख लिखी हुई है लेकिन उनकी तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। खासतौर पे प्राचीन इतिहास की कई सारी ऐसी डेट हैं जिनमें बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, वो कभी पूछी भी नहीं जाती हैं। तो जिनकी तारीख भी इंपॉर्टेंट होगी उस पर हम टिक करते चलेंगे। बाकी एक सीक्वेंस के लिए हमने यहाँ सब कुछ आपके सामने एक टेबल के तौर पर दे दिया। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों में दासराग का युद्ध, जिसका उल्लेख आपने देखा कि ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। दासराग का मतलब 10 राजाओं का युद्ध। ये अब देखिए इसमें तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डायरेक्ट खींच लेते हैं। तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। एक तरीके से आर्य और अनार्यों के बीच मेरे साथियों लड़ा गया। जो आर्यों का नेतृत्व करेगा वो राजा सुदास है और इनके पुरोहित हुआ करते थे कौन? गुरु वशिष्ठ। और वहीं जो अनार्य हैं जिनमें 10 अन्य राजाओं का एक संगठन है, इनका नेतृत्व कर रहे हैं गुरु विश्वामित्र। एक्चुअली यहाँ पे पुरोहित परिवर्तन को लेकर ये युद्ध लड़ा गया। पहले जो विश्वामित्र रहे हैं, थोड़ी सी साइड में कहानी सुनते चलेंगे। तो जो आपके विश्वामित्र रहे हैं ये राजा सुदास के पुरोहित हुआ करते थे। किसी कारण से पुरोहित पद से सुदास ने इनको हटा दिया और बदले में गुरु वशिष्ठ को अपना प्रधान पुरोहित और मंत्री नियुक्त कर दिया। इससे नाराज होकर विश्वामित्र क्या करते हैं? अनार्यों का एक संगठन बना के लड़ते हैं। तो कह सकते हैं आप कि पुरोहित पद को लेकर यह युद्ध लड़ा जाता है। एक महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। अंततः इस युद्ध में विजेता कौन होता है? राजा सुदास। और ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा यह युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। और अगर हम परुष्णी नदी के बारे में बात करें तो यही परुष्णी आज की तारीख में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। मेरे साथियों अगला भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध है, ये झेलम का युद्ध है, या इसे वितस्तता का युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा जाता है। और एक तरफ यूनानी आक्रमणकारी है जिसका नाम है सिकंदर। भाई वो दुनिया के लिए भले महान हो, हमारे लिए तो आक्रमणकारी है, तो सिकंदर है। और दूसरी तरफ भारत का एक महान राजा है जिसने स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया, राजा पोरस। हालांकि इस युद्ध में राजा पोरस पराजित होते हैं और जब बंदी बना करके सिकंदर के सामने लाया जाता है तो सिकंदर पूछता है कि आपके साथ क्या व्यवहार करें। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से, जोश और उत्साह से, भारतीय गरिमा के अनुरूप पोरस कहते हैं एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है। इस बात से सिकंदर खुश होता है, उनको गले लगाता है, मित्रता करता है, उनका राज्य लौटाता है और देश के पहले गद्दार राजा आम्भी के राज्य का आधा हिस्सा भी पोरस को दे देता है। फाइनली इस युद्ध में विजय किसको मिलती है? सिकंदर को मिलती है। तो आपने सुन लिया हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच में? सिकंदर और भारत के राजा पोरस। अंततः जीतेगा सिकंदर। कलिंग का युद्ध एक बहुत बड़ा परिवर्तन माय डियर, जहां से अनगिनत बार सवाल आए हैं। जो कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व में, इसकी तारीख याद रखिए, पूछा जाता है। और ये राजा अशोक तथा कलिंग के बीच उस राजा का नाम मिलता है कलिंग का अनंत पद्मनाभ, और इसमें अंततः अशोक जीतेगा। इसकी जो जानकारी है, पहली बात तो ये युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक लड़ता है। उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में हुआ था माय डियर, ये याद रखिएगा। और इस कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। कहाँ से जी? तो 13वें शिलालेख से मिलती है। और ये युद्ध इतना भयानक था जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल या बेघर हो जाते हैं। और इतना भयंकर खून खराबा और रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और अशोक कहता है कि बस अब आज से कोई खून खराबा मेरे राज्य में नहीं होगा। आज से हमारा युद्ध भेष, युद्ध घोष अब क्या बन जाएगा? धम्म घोष, यानी रणभेरी की जगह अब रणभेरी की जगह धम्मभेरी होगी, धम्म का शंखनाद होगा। और अंततः बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जबरदस्त प्रचार प्रसार अशोक के समय होता है माय डियर। पूरा कहीं कहीं एक देखिए भारत में जियो और जिनोदेव जैसे शासन की शुरुआत अशोक करता है। सो याद रखिएगा कलिंग का युद्ध 60 में। मेरे भाई अब इसी में थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे मौर्य वंश का जो महान सम्राट और संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य,
और उधर से सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस गद्दी पर बैठता है, यूनानी शासक है। दोनों के बीच 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है और उसी युद्ध के फलस्वरूप 303 ईसा पूर्व में दोनों के बीच में संधि होती है। तो याद रखिए, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध जो हुआ उसमें एक पक्ष चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा सेल्यूकस निकेटर है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित होगा और 4 राज्य और अपनी बेटी का विवाह वो चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज नामक मौर्य दरबार में भेजेगा, जो आके यहाँ पे इंडिका लिखेगा। इस युद्ध में विजेता हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट भी उसे माना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना विस्तृत था, उतना तो स्वतंत्र भारत का भी नहीं है और अंग्रेजों का भी उतना बड़ा नहीं था। चलिए आगे देखेंगे। कुषाण वंश का एक महान शासक कनिष्क, इसने चीन से युद्ध लड़ा था। दो युद्ध हुआ था, एक में पराजित हुए तो दूसरे में जीत गए। हमने जीतने वाला लिया है। या प्रथम सदी में ये युद्ध होता है डियर स्टूडेंट, कनिष्क और चीनी सम्राट के बीच में। तो यहाँ पे पांचाल का सेनापति रहता है, उसकी मृत्यु के बाद सम्राट कनिष्क जीत जाते हैं। फिलहाल अंततः विजेता कनिष्क होगा और कनिष्क सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर भी अधिकार करते हैं। आइए जरा हम आर्यावर्त के युद्ध की तरफ चलें। अगर आप लोगों ने गुप्त वंश में एक शासक आता है जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, नाम है समुद्रगुप्त। उसकी एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जो उसके कवि और महासंधि विग्रहिक किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा। उसमें हमें उसके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के युद्धों की जानकारी मिलती है। जब हम आर्यावर्त के युद्ध की बात करते हैं तो चौथी सदी में युद्ध लड़ा जाता है ये, और इसमें समुद्रगुप्त क्या करता है, 9 राजाओं को पराजित करता है। तो स्वाभाविक है समुद्रगुप्त इनका विजेता होगा। अस्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। अब इनका विस्तार से इतिहास हम आपको पढ़ाते समय बताएंगे। अब शार्ट में हम युद्धों की तरफ लेके चलें, क्योंकि प्राचीन से आधुनिक भारत तक युद्धों पर आना है, तो जल्दी से हम निपटा दें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे लड़ाई झगड़ा में, सिर्फ पढ़ने के मामले में। अब फिर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सबका ट्रिक भी बताता चलूंगा, चिंता मत करिए। अभी आज पहले एक बार निगाहों के सामने से गुजरने दो गालिब। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया, हूणों को पराजित किया। लगभग 466 ईस्वी की बात है। तो स्कंदगुप्त हूण के बीच होगा, जिसमें स्कंदगुप्त विजेता है। नर्मदा का युद्ध माय डियर 630 ईस्वी के आसपास होता है। इसमें एक तरफ हर्ष है और दूसरी तरफ पुलकेशिन द्वितीय है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय पराजित होगा और ये जानकारी हमें मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से, जिसका रचयिता कौन था, तो रवि कीर्ति हुआ करता था। तो ठीक है जी, ओके। अगले युद्ध की तरफ बढ़िए। तो अगला युद्ध आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। अगला युद्ध अब देखिए, एक आपका हुआ था सूरमार का युद्ध 641-42 के आसपास। सूरमार का युद्ध 641-42 के आसपास होता है और इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय बुरी तरह पराजित होता है। नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश का शासक है जीत जाता है। परिमल का युद्ध माय डियर, ये भी 41-42 में हुआ। ये भी हुआ था नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। इसमें भी पुलकेशिन द्वितीय पराजित होगा, नरसिंह वर्मन विजेता है। मणिमंगलाई का युद्ध 642 में, ये भी नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच होगा। इसमें भी नरसिंह वर्मन जीतेगा। इतनी हार के बाद पुलकेशिन टूटेगा। सिंध का युद्ध होगा। जब हम सिंध के युद्ध की बात करेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन है माय डियर, ये अरबों का आक्रमण है। तो 712 ईस्वी में सफल आक्रमण करेगा। एक तरफ से यहाँ पे शासक राजा दाहिर सेन है और वहाँ मोहम्मद बिन कासिम एक 17 साल का लड़का है जो कि राजा दाहिर को पराजित कर देता है। तो यानी मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत जाएगा। त्रिपक्षीय या त्रिकोणात्मक युद्ध जो कि कन्नौज के लिए लड़ा गया था मेरे साथियों, ये लगभग 200 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। पाल, प्रतिहार और राजपूत इसमें शामिल रहे। इसमें पहला आक्रमण प्रतिहारों ने किया था और तमाम अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव के बाद अंतिम विजय श्री प्रतिहारों के हाथ ही इसमें लगे, प्रतिहार विजेता रहे। एक है कोनगू का युद्ध। इसकी कोई तारीख उपलब्ध तो नहीं थी, लेकिन ये चेर और कुछ अज्ञात शासकों के बीच लड़ा गया, जिसमें चेर जीतेंगे, कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं है। बेणिका युद्ध, बेणिका युद्ध चोल बनाम चेर पांड्य सहित कुल 11 शासकों ने मिलकर करके लड़ा, लेकिन इसमें चोल विजेता हो जाते हैं। बेल्लौर का युद्ध जो इंपॉर्टेंट होगा हम उस पर रुक के चर्चा करेंगे। बेल्लौर का युद्ध 955 ईस्वी में आया। परांतक प्रथम पांड्य और श्रीलंका के शासक के गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, लेकिन परांतक चोल इसमें जीतेगा। तक्कोलम का युद्ध थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा, 949 ईस्वी में लड़ा गया।
और इसके जो पक्षकारों में है, एक आपका परांतक होगा और उधर से राष्ट्रकूट पश्चिमी गंग है, लेकिन परांतक चोल यहाँ पर भी जीत जाएगा। तिलकार का युद्ध है। तिलकार के युद्ध गंग बनाम बेंगी के चालुक्य जो विष्णुवर्धन है, इसमें विष्णुवर्धन जीतेगा। कोप्पम का युद्ध इंपॉर्टेंट है और ये 1052 ईस्वी में लड़ा गया। चोल राजा राजाधिराज है और उधर से चालुक्य शासक सोमेश्वर है, जिसमें चोल जीतेंगे। कुंडल संगम का युद्ध 1060 में है। चोल राजा वीर राजेंद्र है, उधर से चालुक्य नरेश सोमेश्वर है, इसमें चोल जीत जाएंगे। ओहिंद या वहिंद का युद्ध उद्भांडपुर वाला तो 1008 ईस्वी में है और ये लड़ेगा महमूद गजनवी और यहाँ से हमारा शासक कौन है, आनंद पाल। जयपाल के बाद उनका बेटा ये बना है, तो इसमें महमूद गजनवी विजेता होगा। गुजरात का युद्ध 1178 में लड़ा जाएगा। एक तरफ मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी है, दूसरा मूल राजदूती या भीमदूती जहाँ नायिका देवी हैं। तो याद रहे इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से पराजित होता है और पराजित करता है मूल राजदूती, और ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी। ये गोरी की भारत में पहली पराजय है। चले आगे हम लोग पहली पराजय पूरी एकाग्रता से सुनते समझते जाइए, एक आध बार फिर रिवाइज कर लेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी। मेरे भाई अब और कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की तरफ चलेंगे। बात जरा कमेंट्स भी आते रहने चाहिए आपके मेरे भाई, ऐसा नहीं है इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ इसलिए कि आप सफल हो सके माय डियर, क्योंकि सफलता जरूरी है। सांसों की जरूरत से जैसे जिंदगी के लिए बस एक सिलेक्शन चाहिए फैमिली के लिए। फैमिली तो बहाना, असली मकसद अपना ही है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में इतिहास प्रसिद्ध माय डियर, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा जाएगा, जिसमें गोरी हार जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे। और इसी युद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब पराजित होकर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के चरणों में पड़ा था, अगर उसका गर्दन धड़ से अलग कर देते तो तराइन का युद्ध ना होता दूसरा, और ना ही यहाँ तुर्क सत्ता की स्थापना होती। लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ नहीं, तो जो हुआ है हम उसे ही पढ़ रहे हैं। अब आ गया तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में लड़ा जाएगा मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब की बार पृथ्वीराज चौहान पराजित होंगे, मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत जाएगा और ये भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर देगा। चंदावर का युद्ध, चंदावर कई बार आपने इतिहास में सुना होगा कि जयचंद हो का, जयचंद हो क्या, घर के जयचंदों ने, ऐसा मतलब समझ गए, बाद में बात करता हूँ। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया और ये मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीतेगा, राजा जयचंद पराजित होंगे, उनका वध कर दिया जाएगा। तराइन का तृतीय युद्ध याद रखिए 1216 ईस्वी में होगा। इल्तुतमिश होगा, उधर से ताजुद्दीन एल्दौज होगा, इल्तुतमिश इसमें जीतेगा। कैथल का युद्ध 1240 में है। रजिया और उसका भाई मुइजुद्दीन बहराम होगा, रजिया पराजित होगी और बहराम शाह जीतेगा, रजिया का मर्डर भी हो जाएगा। अब रणथंभौर अभियान पर आइए, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी होगा, उधर से चौहान शासक हमीर देव है, जिसमें अलाउद्दीन विजेता है। चित्तौड़ अभियान 1303 में होगा, अलाउद्दीन एक तरफ है, उधर से राजा राणा रतन सिंह जी हैं, अलाउद्दीन यहाँ से जीतेगा। वारंगल का युद्ध 1308 में लड़ेगा अलाउद्दीन और प्रताप रुद्रदेव के बीच में। अंततः प्रताप रुद्रदेव अधीनता स्वीकार करेंगे, अलाउद्दीन यहाँ जीतेगा। मालाबार का युद्ध 1311 में लड़ा जाएगा, जिसमें अलाउद्दीन और साथ ही साथ पांड्य राज्य हैं, अलाउद्दीन यहाँ भी जीतेगा। रायचूर का युद्ध 1398 में लड़ा गया और ये लड़ेंगे फिरोज शाह बहमनी शासक और विजयनगर के शासक बुक्कादुती, जिसमें फिरोज शाह बहमनी का शासक जीतेगा। एक है पांगुल का युद्ध जो 1420 में लड़ा जाएगा और इसमें एक तरफ फिरोज शाह बहमनी शासक होगा और यहाँ पे संगम वंश का शासक देवराय प्रथम होगा, जिसमें इस विजयनगर के संगम वंश के शासक देवराय प्रथम को जीत हासिल होगी। इसी प्रकार से कांजीवरम का युद्ध लड़ा गया 1481 में और इसमें मोहम्मद द्वितीय बहमनी का शासक था और विजयनगर का शासक विरूपाक्ष, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें बहमनी का शासक मोहम्मद द्वितीय जीतेगा। चोल युद्ध 1508 में हुआ। ये महमूद बेंगड़ा का नाम आपने सुना होगा, ये गुजरात का शासक है और उधर से पुर्तगाली थे, महमूद बेंगड़ा इसमें जीतेगा। शिव समुद्रम का युद्ध हुआ 1511-12 की ईस्वी के बीच में। एक तरफ आप देखिए विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय हैं और वहां अमतूर का शासक नायक है, कृष्णदेव राय जीतेंगे। उदयगिरी का जो युद्ध होगा 1514 में होगा, केडीआर कृष्णदेव राय और उधर से प्रताप रुद्र हैं, उड़ीसा वाले शासक, कृष्णदेव राय यहाँ भी जीतेगा।
ग्वालियर का युद्ध 1518 में लड़ा जाएगा। एक तो इब्राहिम लोदी होगा, लोदी वंश का, और दूसरा राजा विक्रमजीत होंगे जिसमें इब्राहिम लोदी जीत जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले के युद्धों को देखिए, बहुत अच्छे से करिएगा। शुरुआत में हमने क्यों पढ़ाया, रणनीति अगर आप समझ पाएंगे तो आप जीत जाएंगे, ताकि शुरू में चीजें की गई हो बार बार जब रिकॉल होंगी तो भूलने की संभावना खत्म हो जाएगी। धौलपुर का युद्ध 1519 में होने वाला है। एक तरफ बाबर होगा, दूसरी तरफ 1529 होगा ना, राणा सांगा होगा, राणा सांगा होगा इसमें। अच्छा, बाबर राणा सांगा इसमें, अच्छा अच्छा, पहला युद्ध होगा ये, इसमें राणा सांगा की जीत होने वाली, ये दूसरा युद्ध है 1519 वाला ये। इसके बाद अब यहाँ से एक इतिहास परिवर्तन की घड़ी आएगी। अब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत खत्म होने वाला है और इतिहास के पन्नों में अब मुगलों की एंट्री होने वाली है पर्दे पर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जाएगा माय डियर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीतेगा। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश यानी मुगलिया सल्तनत की स्थापना होगी और बाबर के लिए कहा जाने लगेगा कि अगर फरगना ना छोड़ता तो क्या बादशाह बनता। खानवा का युद्ध होगा 1527 में, इंपॉर्टेंट है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, लेकिन इस बार राणा सांगा पराजित होंगे, बाबर जीतेगा। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1528 में बाबर और मेदनी राय के बीच होगा, इस बार बाबर जीतेगा, मेदनी राय हार जाएंगे। घाघरा का युद्ध होने वाला 1529 ईस्वी में, बाबर होंगे, इधर से अफगान शासक होगा जिसमें बाबर जीतेगा। दादर के युद्ध 1531 में बाबर, ये हुमायूं और अफगानों के बीच में होगा, जिसमें यहाँ पर फिर से बाबर यानी हुमायूं को ही सफलता मिलने वाली है। जब हुमायूं लड़ रहा है, भले ही बाबर के समय लड़ेगा, तो हुमायूं को सफलता यहाँ पे मिल जाएगी। इसी प्रकार से हुमायूं का जब युद्ध होगा 1535 में, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, जिसमें हुमायूं जीतेगा। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में, शेर शाह या शेर खान और साथ में बंगाल का शासक तो शेर खान जीतेगा यहाँ पे। चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1539 में लड़ा जाएगा हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें शेर शाह जीतेगा, शेर खान। ये देखिए इतिहास के पन्नों में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 आएगा, हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह जीत जाएगा और हुमायूं को निर्वासन के लिए जाना पड़ेगा। 15 वर्ष तक दर दर भटकते रहेंगे जब तक कि शेर शाह की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी नहीं आ जाते, फिर 1555 में ही वापसी कर पाएंगे। 15 वर्ष का निर्वासन इनको देखना पड़ा। एक कमजोर रणनीति कई बार आपको असफलता की तरफ ले आती है। हुमायूं का जीवन इस बात की साक्षी है, गवाह है। आइए कालिंजर का युद्ध बता दें आपको। कालिंजर का युद्ध 1545 में होगा। एक तरफ शेर शाह है, उधर से बीरबहान है शासक, शेर शाह जीतेगा यहाँ पर। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555, हुमायूं और तातर खां, जिसमें हुमायूं अब जीतेगा, फिर से वापसी कर रहा है ये। और सरहिंद का युद्ध फिर से मुगलों के भाग्य को उदय कर देगा 1555 में, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी, जिसमें हुमायूं जीतेगा और फिर से वो क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा 1556 में, जिसमें अकबर होगा और हेमू विक्रमादित्य रहेगा। हेमू की आंख में तीर लगेगा गलती से और अकबर संजोग से जीत जाएगा। खैर, तिलवाड़ा का युद्ध 1560 अकबर और बैरम खां के बीच, जिसमें अकबर जीतेगा। मालवा का युद्ध 1561 में अकबर बाज बहादुर, तो यहाँ पर भी अकबर ही जीतेगा। इसी प्रकार से देखिए अगले जो कुछ प्रमुख युद्ध हैं उन पर भी आप ध्यान दे दें। अब आप ये नाम सुने, जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट जागे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आपके मन में ख्याल आएगा। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1565 में लड़ा जाएगा। एक तरफ विजयनगर अकेला होगा, दूसरी तरफ चार चार मुस्लिम संघ एक तरफ शामिल होंगे, विजयनगर तहस नहस हो जाएगा, मुस्लिम संघ यहाँ जीतेगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होगा। एक तरफ महाराणा प्रताप हैं और दूसरी तरफ अकबर है। यहाँ पर ना कोई जीता ना कोई हारा, फिर भी सामान्यतः ही माना जाता है कि चलिए अकबर जीत गए। फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन उत्तर देना तो हमने कह दिया है, बाकी ये युद्ध इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर राजपूतों में सबसे शानदार किसी ने मुकाबला किया है और सच में मुकाबला किया है तो महाराणा प्रताप हैं, जो कभी झुके नहीं, महाराणा प्रताप। बाकी किसी मुगल किसी भी राजपूत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, सब आप जानते हैं। बात मैं बहादुरी कर रहा हूँ, बात मैं शौर्य की कर रहा हूँ, बात मैं सम्मान की कर रहा हूँ, आन बान शान की कर रहा हूँ, तो महाराणा प्रताप का कोई जवाब नहीं। फिलहाल युद्ध हमने दे दिया अकबर के पक्ष में। काबुल का युद्ध 1581 में
और ये अकबर तथा मिर्जा हकीम के बीच अकबर जीतेगा। अहमदनगर का युद्ध 1600 में लड़ा जाएगा, अकबर और चांद बीबी के बीच में अकबर जीतेगा। असीरगढ़ अकबर की जिंदगी का आखिरी युद्ध होगा, 1601 में लड़ेगा, अकबर और मीरन बहादुर के बीच अकबर विजेता होगा। आइए मेवाड़ अभियान की तरफ आपको लेके चलें। 1608 से 14 के बीच में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में जहांगीर जीतेगा। मध्य एशियाई युद्धों में 1645 में हुआ था ये, शाहजहां और नजर मोहम्मद के बीच में शाहजहां जीतेगा। कांधार के अभियान की बात करते हैं तो 1648 से 53 के बीच में होगा, शाहजहां और फारस के शासक के बीच में। इस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा, वही हल्दी घाटी के युद्ध जैसा ही निर्णय यहाँ पर है। इलाहाबाद के युद्ध 1657 में दारा शिकोह शाह शुजा के बीच में दारा शिकोह जीत जाएगा। अब यहाँ से महत्वपूर्ण युद्ध शुरू होते हैं धर्मत से। धर्मत 1658 में होगा, दारा और औरंगजेब तथा मुराद की सेना के बीच में। औरंगजेब मुराद की जो संयुक्त सेना वो जीत जाएगी। सामूगढ़ की लड़ाई होगी 1658 में, दारा औरंगजेब तथा मुराद के बीच। यहाँ पर भी दारा पराजित होगा, औरंगजेब और मुराद के बीच में युद्ध, ये दोनों विजेता हो जाएंगे। देवराय के युद्ध 1659 में होता है, औरंगजेब दारा शिकोह के बीच में। यहाँ भी दारा को पराजय का मुंह देखना पड़ा, औरंगजेब यहाँ पे जीतेगा। कुछ और महत्वपूर्ण युद्धों की तरफ बढ़ना चाहिए। भाई बता दिए सेशन सबको मजा आ रहा है ना? ओके, बहुत अच्छी बात। पुरंदर का युद्ध हो जाएगा 1664, शिवाजी और मुगल। तो शिवाजी और मुगल हो जाएंगे यहाँ पे मुगल। तो पुरंदर का युद्ध 64-65 संधि 65 में हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ मुगलों को जिता दीजिए, नो प्रॉब्लम। तिलपट का युद्ध 1670 में हो जाएगा। तिलपत का एक तरफ जाट सरदार हैं गोकुला और एक तरफ मुगल होंगे, मुगल जीतेंगे। औरंगजेब मेवाड़ के साथ लड़ाई लड़ेगा 1679 में, औरंगजेब उधर राज सिंह है, औरंगजेब जीतेगा। औरंगजेब मारवाड़ के साथ युद्ध करेगा 1680 में, मेवाड़ और औरंगजेब और राठौरों के बीच में युद्ध होगा जिसमें औरंगजेब जीतेगा। बीजापुर का विलय कर लेगा ये 1686 में औरंगजेब, और वहां का कौन है? सिकंदर आदिल शाह, तो चलो औरंगजेब के हाथ लगा। गोलकुंडा का विलय 1687 में करेगा औरंगजेब, और अबुल हसन वहां पे होता है शासक, तो चलिए भाई। समनेर का युद्ध 1689 औरंगजेब और संभाजी के बीच में, औरंगजेब विजेता होगा। चमकौर का युद्ध 1703 का होगा, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में, मुगल जीतेंगे। जाजऊ का जो युद्ध 1707 में मुअज्जम और आजम के बीच होगा, यही मुअज्जम आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम या शाह बेखबर के नाम से गद्दी पर बैठेगा, मुअज्जम, ठीक है। ये उत्तरकालीन मुगल का पहला शासक होने वाला है। सकूर खेड़ा या सुकर खेड़ा का युद्ध 1724 में होगा, निजाम और मुबारिज खां के बीच में, निजाम जीतेगा। पालखेड़ या पालखेड़ा का युद्ध होगा 1727 में, निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में, बाजीराव विजेता होगा। वारना का युद्ध हुआ 1780 में, श्रीपत बनाम संभाजी द्वितीय, तो श्रीपत राव जीतेंगे। दभाई का युद्ध 1731, त्रयंबकम राव दाभाड़े और बाजीराव जीतेगा। भोपाल युद्ध 1737, बाजीराव और निजाम के बीच में, यहाँ पर भी बाजीराव जीतेगा। कुछ और महत्वपूर्ण युद्धों को देख लीजिए आप, जितने इंपॉर्टेंट युद्ध सारे हमने इस पे कवर कर रखे हैं आपके लिए, बस एक बार आप पढ़ लो इसको। करनाल का युद्ध होगा 1739 में, स्वाभाविक ही नादिर शाह का आक्रमण है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होगा, नादिर शाह जीतेगा और दिल्ली से धन दौलत के साथ साथ तख्त ए ताउस और मयूर सिंहासन भी ले जाएगा। आइए प्रथम कर्नाटक युद्ध में चले, 1744-48 के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होगा, फ्रांसीसी इसमें जीतने वाले हैं। उदयगिरी का युद्ध 1760 में होगा, बालाजी बाजीराव और निजाम, इसमें बालाजी बाजीराव जीतेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध बड़ा ही निर्णायक है 1761 में, एक तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली है, दूसरी तरफ मराठे हैं जिसमें सदाशिवराव भाऊ जैसे सेनापति हैं। अंततः मराठों का सत्यानाश होगा, अहमद अब्दाली जीतेगा, और हालांकि ज़्यादा लाभ तो अब्दाली को भी नहीं मिला, इस युद्ध से सबसे ज़्यादा फायदे में कोई गया तो अंग्रेज ही जाएंगे। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में होता है, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, फ्रांसीसी विदा हो जाएंगे, अंग्रेज जीत जाएंगे। अलीनगर का युद्ध होता है 1757 में, अंग्रेज और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होगा, इसमें अंग्रेज जीतेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 बड़ा ही महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध फिर आया, ये रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला, जिसमें गद्दारों के
गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला पराजित होगा और क्लाइव यानी अंग्रेज जीत जाएंगे। बक्सर के युद्ध 1764 जो कि निर्णायक युद्ध माना जाता है अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के लिए। तो यहाँ पे अंग्रेज एक तरफ हैं, इधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट हैं, लेकिन अंततः संयुक्त सेना हार जाएगी, अंग्रेज जीत जाएंगे। और अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। इसी के बाद इलाहाबाद की दो संधियां होंगी 1765 में, अंग्रेजों को दीवानी निकलेगी। तो आप कहते हैं ना अपनी तो चल पड़ी, तो यहाँ से अंग्रेजों की चल पड़ेगी, माल टनाटन वसूलेंगे। चलिए बंगाल पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, हैदर अली की बारी आ गई। 1769 से 72 के बीच में हैदर अली और अंग्रेज हैं। ये युद्ध भी अनिर्णित रहा, ना कोई जीता ना कोई हारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में, मराठा और अंग्रेज, ये भी अनिर्णित युद्ध है। पोलिरर या पोर्टो नोवा का युद्ध 1781, अंग्रेज हैदर अली में अंग्रेज जीत जाएंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1790-92, जिसमें अंग्रेज और मैसूर में टीपू सुल्तान के बीच होगा, अंग्रेज जीतेंगे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 के बीच होगा, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा जाएगा, अंग्रेज जीतेंगे। लाखेड़ी का युद्ध 1793 में होता है, मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया के बीच में, जिसमें सिंधिया जीत जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 5 के बीच होगा, अंग्रेज और मराठे होंगे। यहाँ पे विजय किसको मिलेगी? अंग्रेजों को मिलेगी। अब मैं लगभग आखिरी 105 महत्वपूर्ण युद्धों पे चर्चा किया हूं, जिसमें लगभग आपके 80 युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के सवाल आपको वहीं से मिलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बीच में, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज जीतेंगे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में लड़ा गया, आंग्ल और बर्मा के बीच अंग्रेज जीते। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में, अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच अनिर्णित रहा ये लड़ाई, अंग्रेजों को बड़ा नुकसान हुआ था इस युद्ध में। सिंध 1843, अंग्रेज और सिंध के बीच, अंग्रेज जीतेंगे। अलीवाल 1846 में, अंग्रेज और सिख, तो अंग्रेज जीतेंगे। चिलियावाला का युद्ध 1849, अंग्रेज और सिख, तो अंग्रेज जीतेंगे। गुजरात युद्ध 1849, अंग्रेज सिख, अंग्रेजों के हाथ विजय। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में होगा, अंग्रेज बर्मा, फिर अंग्रेज जीतेंगे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 में होगा, अंग्रेज और अफगान ये अनिर्णित रहने वाला है। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो होगा 1882 में, अंग्रेज बर्मा, फिर यहाँ अंग्रेज जीतेंगे माय डियर। ठीक है, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी कि एक कित्तूर विद्रोह हुआ था 1824 में। कित्तूर विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। आज हमने युद्ध पढ़ाया है, विद्रोह नहीं पढ़ाया है, तो केवल आप जान लें, अभी यहाँ प्रसंग बस जरूरी था इसको बताना। तो कित्तूर का जो विद्रोह हुआ था 1824 में, और इस विद्रोह को हुए 200 वर्ष पूरे हो गए हैं, और यहाँ पे नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने, कर्नाटक की रियासत की थी। तो 2024 में इसके 200 वर्ष पूरे होने पर क्या किया गया? विधिवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये आपके लिए जानना जरूरी था। मेरे साथियों, आज का सेशन समाप्त हुआ। सेशन ही नहीं समाप्त हुआ, आज इतिहास का परिचय भी समाप्त हुआ। अब आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो भारतीय इतिहास के स्रोत, और अपने इतने में आप समझ गए होंगे कि ऐसे इतिहास की शुरुआत की जाती है, तब पकड़ होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है, सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, रैंक की लिस्ट में नाम आपका सबसे ऊपर होता है। इधर उधर बिना सिस्टम के पढ़ने से सब चीजें तितर बितर हो जाती हैं, और जिंदगी में काश नाम का एक कीड़ा आकर के बैठ जाता है, काश थोड़ा पढ़ लेते। वो चीज मत करिए, आपसे बार बार कह रहा हूँ मेरे साथियों, सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ, बस आप लेने के लिए तैयार रहिए। चीनी कहावत है, विद्यार्थी तैयार हो, शिक्षक स्वतः उपस्थित हो जाता है। आपको कहीं नहीं जाना होगा, इतिहास के लिए तो कम से कम कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। क्लास भी मिल रही है आपको, प्रैक्टिस मिल रही है आपको, सब कुछ तो दे रहा हूँ। अभी क्या कम है आपको? कमेंट करिए, आप लीजिए ना, मैं आपको बदले में क्या कह रहा हूँ, पढ़ लो भैया, घर सवर जाएगा। हमें आप बोलना भी मत हमसे, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन अगर ये संसाधन है, ये डिजिटल इंडिया है, इसका लाभ उठा पा रहे हो, तो हम आप जुड़ पा रहे हैं, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए, और कम से कम हर उस विद्यार्थी तक आप पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत है, जिसका पेट भरा है। उसको बिल्कुल शेयर ना करें, आवश्यकता नहीं है। मेरे साथियों, बिना चिंता के कल से आप इतिहास के स्रोत में जुड़िए, आगे पढ़िए, और फिर हमें बताइए और सोचिए। अभी तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, जब किताबें पढ़ेंगे तो हम लोग किस लेवल की करेंगे, और प्रैक्टिस में आपने तो देखा ही होगा, एक से बढ़कर एक सवाल। चलते हैं, अगली फिर क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।